अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। हम लोग इससे पहले प्रश्नावली में देख लिए थे कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो अभाज्य गुणनखंड के बाद अब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम देखेंगे। पहले हम लोग किसी भी संख्या का देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। जैसे हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या दी हुई है 140। 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 140 के अभाज्य गुणनखंड। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन होंगे, तो हम एक साइड में 140, इसको 270, 235, 5 7 7 1 तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, जो कि हम इतना ये पिछली प्रश्नावली में या पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसमें ये सारी संख्या क्या हैं अभाज्य हैं। यहाँ पर यानी कोई भी संख्या होगी उसको उसके क्या आगे लिखा होंगे, ये सभी संख्या क्या होगी अभाज्य गुणनखंड के रूप में होंगी। अभाज्य गुणनखंड के रूप में होंगी। वही होता है आपका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। ये देखिए अभाज्य गुणनखंड है 2 है 2 है 5 है 5 है, लेकिन फिर इनका क्या है गुणनफल। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में होंगे। अब बहुत लोग सोचते रहे होंगे कि 140 को तो ऐसा भी लिख सकते हैं 4 गुणे 5 गुणे 7। तो भाई 4 अभाज्य नहीं है। 140 तो गुणा करने पाएगा 5 और 20 सत्ते 140, लेकिन 4 जो है वो अभाज्य नहीं है। आपको किसी भी संख्या के बराबर इधर जितनी भी संख्याएं लिखी होंगी वो क्या लिखी होंगी अभाज्य संख्या ही लिखी होनी चाहिए। कोई भी भाज्य या अभाज्य कोई भी भाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए। और लोग सोचेंगे जैसे 140 बराबर 20 गुणे 7 भी तो लिख सकते हैं। हाँ 140 का गुणनखंड होगा 20 गुणे 7, लेकिन आप कहेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड 20 गुणे 7 तो नहीं होगा, क्योंकि 20 भाज्य है अभाज्य नहीं है। और इधर आप लोग जानते होंगे सभी अभाज्य गुणनखंड के रूप में रहना चाहिए। यहाँ तक कि 140 को बहुत लोग 140 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। तो भाई 1 के लिए ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, तो ये भी आपका अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ये अभाज्य गुणनखंड है। अगर यहीं पे गुणे 1 लिख दिया होता गुणे 1, क्योंकि 2 दूनी 4 पंचे 20 सत्ते 140 1 का 140, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में पूरा क्रम नहीं है, 1 आ जा रहा है। इसीलिए कभी भी किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 1 नहीं लिखा जाता है। जैसे आप मानिए 6 को कर रहे हैं तो 2 गुणे 3 भर लिखा जाएगा, अब 2 गुणे 3 गुणे 1 नहीं लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि 1 अभाज्य संख्या नहीं है, और 1 न तो भाज्य नहीं अभाज्य, हम लोगों ने ये भाज्य अभाज्य में देख लिया था। तो इस प्रकार अगर 1 लिखा है तो आपका क्या है रॉन्ग है। गुणा करने पर भले ही उतना है, लेकिन उधर पूरा क्या होनी चाहिए अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यह नियम फॉलो करना चाहिए। बस किसी भी संख्या के गुणनखंड के क्या होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में रहनी चाहिए। और हम लोगों ने पिछली कक्षा में देख लिया था 2 की घातें 2 गुणे 5 गुणे 7 सबकी घातों के रूप में बना लिए थे। जब सबकी घातों के रूप में बना लिए थे तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा था 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घातांक क्या है 2 की घातांक 2 है। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग कितना है, तो घातों का योग 2 1 3 1 4 होगा। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने वहाँ से पहले लेक्चर में देख लिया था। अब हम लोग इसमें देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम आपको पिछले ही एचसीएफ क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं, और एलसीएम क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही करना है, आपको घात के रूप में भी बनाना है। अब आपको जानना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ की बात आती है तो एचसीएफ को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं म स, और एलसीएम को ल स, यानी महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त। इसके पूरे
हाई, इसका पूरा फुल फॉर्म लिखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब फैक्टर माने क्या होता है? फैक्टर माने क्या होता है? गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। और मल्टीपल माने क्या होता है? गुणा होता है। क्या होता है? गुणा। अब हम लोगों ने देख लिया था गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, वह कितनी संख्याओं से कट रहा है, वह कितनी संख्याओं से कट रहा है। और गुणा क्या होता है, वह कितनी संख्याओं को काट रहा है। जैसे गुणा में 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, 5 का गुणा, यानी पहाड़ा। और लेकिन 2 का फैक्टर में सिर्फ 1 और 2, 3 के फैक्टर में सिर्फ 1 और 3, 4 के फैक्टर में 1 भी, 2 भी और 4 भी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको भी देख लिया था, गुणा गुणनखंड। अब हम लोग देखते हैं कहता क्या है। जैसे आप मान लीजिए 6 और 12 का निकाल रहे हैं, 6 और 12 का लस तथा मसा निकाल रहे हैं हम, लस तथा मसा निकाल रहे हैं। पहला सवाल, 6 और 12 का आप लस तथा मसा निकाल रहे हैं। मान लीजिए आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड नहीं आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 6 बराबर, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3। और 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3। इस प्रकार आपका 6 और 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब 6 और 12 जब अभाज्य गुणनखंड हो गया तो इसकी घातों के रूप में बनाएंगे। 2 की घात कितनी है, 1। 3 की घात कितनी है, 1। यहाँ पर भी 2 की घात कितनी है, 2। 3 की घात कितनी है, 1। अब हम लोगों को क्या बनाना है, क्या करना है। सर्वप्रथम हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 12 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए, 12 का भी अभाज्य गुणनखंड कर दिए, 6 का भी, और उनकी घात के रूप में भी बना दिए। अब इसमें आपका जो मस होता है, क्या होता है, मस। मस क्या कहता है, मस क्या कहता है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो इन संख्याओं को विभाजित कर दे रहा है, जो इन संख्याओं को विभाजित कर दे रहा है। और इसका है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लोवेस्ट माने निम्नतम, यानी छोटी छोटी, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों के गुणा में आ रहा है, इन दोनों के गुणा में आ रहा है। तो आप लोग अच्छे से समझते रहिएगा, हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब जब घातों की बात आ रही है, घात की बात क्या कह रहा है, मस क्या कहेगा, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, छोटी घात की अभाज्य संख्या का गुणनफल, सबसे छोटी घात की अभाज्य संख्या का गुणनफल। आपका ये क्या कहता है, मस। यानी हम लोग अब इसका निकालेंगे, मस किसका है, 6 और 12 का, 6 और 12 का। सॉरी, आप लोगों के उदाहरण में यहाँ पर 20 था, तो अभी हम उसको भी देख लेंगे। तो ये देख लेते हैं पहले, 6 और 12 का जब निकाले हैं तो क्या कह रहा है, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, यानी जो प्रत्येक में क्या हो, उभयनिष्ठ हो, क्या हो, उभयनिष्ठ हो। 6 और 12 में उभयनिष्ठ 2 भी है, यहाँ पर 2 भी है, उभयनिष्ठ है कि नहीं, 3 भी है, 3 भी है, ये भी उभयनिष्ठ है कि नहीं, हाँ। प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, सबसे छोटी घात की अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, यानी वो संख्या लेनी है जो इसमें भी मिले और इसमें भी मिले।
मिल जाए ठीक है, उनकी घातों के रूप में भी बना दो। यदि घातों के रूप में बन जाए तो उनकी घात के रूप में देखना है। तो घात में सबसे छोटी घात लेना है। 2 घाते 2, 2 घाते 1 मिल रहा है तो 2 लिख दिए। अब सबसे छोटी घात 2 की क्या है? 2 घाते 2 की 2 घाते 1, 2 घाते 1 गुणे। अब इसमें क्या मिला? 3 घाते 1, 3 घाते 1। अब इसमें तो सबसे छोटी मिल ही नहीं रहा है, दोनों बराबर हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? जब ये दोनों बराबर होंगे तो वही एक संख्या ले लेंगे, 3 घाते 1। अब हम 2 घाते 1 का मान जानते हैं 2, 3 घाते 1 का मान जानते हैं 3, 2 3 कितना हो जाएगा आपका? 6। इस प्रकार आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 12 का मस्सा क्या हो जाएगा? 6। 6 और 12 का मस्सा क्या हो जाएगा? 6। कैसे हुआ? सर्वप्रथम हम सभी लोगों ने 6 और 12 का अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनकी घातों के रूप में लिख दिए। उनकी घातों के रूप में लिखने के बाद हमारा मस्सा क्या कहता है? प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात की अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दोनों में मिलता रहे और उसमें सबसे छोटी घात की संख्याओं को हम ले लिए। और इसमें कोई छोटी संख्या नहीं थी तो जब घात बराबर हो तो वो संख्या हम ले लेंगे। अगला हम लोगों को अगर निकालना हुआ लस, क्या निकालना हुआ? लस आपका क्या कहता है? लस क्या कहता है? प्रत्येक आपका इतना लसा भी कहेगा प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की। अब यहाँ पर सबसे छोटी घात था, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? सबसे बड़ी घात की अभाज्य संख्या का गुणनफल, अभाज्य संख्या का गुणनफल। अब देखना यहाँ पर है, हम लोगों ने जिस प्रकार से घात के रूप में बना लिए थे, अब यहाँ पे छोटी घात के लिए मस, छोटी घात के लिए मस, अब बड़ी घात के लिए क्या करेंगे? लस। लेकिन बात एक ही रहनी चाहिए, उभयनिष्ठ रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? उभयनिष्ठ। आप लोग इस उभयनिष्ठ को भूलेंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा, दोनों में वो मिलता रहे। कहीं आप लोगों ने किताब में इसके कोई नहीं मिल रहा होगा तो 1 हो जाएगा, ये आपका गलत है। 1 क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 अभाज्य नहीं है तो 1 हम लिख नहीं सकते ना, उसको हम कैसे लिखेंगे अभी मैं आप लोगों को अगला उदाहरण देके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो लस किसका निकाल रहे हैं? 6 और 12 का लस। अब वही सबसे प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। अब 2 घाते 2, 2 घाते 1 में सबसे बड़ी घात क्या है? 2 घाते 2 गुणे 3 घाते 1 में 3 घाते 1 में सबसे बड़ी क्या है? कोई बड़ी नहीं है और कोई छोटी नहीं थी। जब कोई बड़ी ना हो और कोई छोटी ना हो और घात बराबर हो तो वही एक संख्या हम इसमें भी लिख देंगे, 3 घाते 1। अब 2 घाते 2, 2 4 तिहाई, आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 12। क्या आ जाएगा? 12। इस प्रकार आपका लस हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि से 12 और मस हुआ 6। और आपका ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मस क्या कहता है और लस क्या कहता है, उस इंटरव्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सब में लगेगा ये और ये भी। और आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से भी पढ़ना ही है, इसीलिए ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्हीं से हम लोग चाहे जितना मिलेगा आपको लगा लेंगे। तो इस प्रकार आपका 6 और 12 का लस और मस हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसके फुल फॉर्म में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसके लिए कह रहा है? आपका जो उत्तर आएगा ना उसके लिए कह रहा है, पता ही नहीं। जैसे गुणनखंड क्या होता है, वो किस किस संख्या से विभाजित होगी, यानी 6 और 12 में, 6 और 12 में कौन 6 को भी विभाजित कर देगा, कौन 12 को भी। तो चलिए देखते हैं 6 को कौन कौन विभाजित करेगा। 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, खुद 6 ही करेगा 6 को। अब 12 को कौन कौन विभाजित करेगा? 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा और उसके बाद 6 करेगा और स्वयं
12 भी करेगा। तो ये हम लोगों ने ये क्या निकाली है, फैक्टर। क्या है ये सब, फैक्टर है। क्या है, फैक्टर है। और ये भी 12 का क्या है, फैक्टर है कि नहीं। अब समझिए आपका ये किसके लिए कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, यानी बड़ी से बड़ी संख्या। मासा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होगी। और लेकिन आप लोग देख रहे होंगे हम लोगों ने घात में क्या निकाला था, छोटी घात। घात में छोटी घात लेना है, और उत्तर में जब आपको कहेगा, कभी हम लोगों ने भाग विधि से निकाला था तो ऐसे ही निकाला था। तो बड़ी से बड़ी संख्या आनी चाहिए, यानी इसके गुणनखंड में वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 6 और 12 को विभाजित कर रहा है। 1 से भी विभाजित हो रहा है, 1 से भी विभाजित हो रहा है, दोनों 1 से विभाजित हो रहे हैं। और ये उभयनिष्ठ हुआ कि नहीं, हाँ। ये भी 2 से विभाजित हो रहा है, ये भी 2 से विभाजित हो रहा है, ये भी उभयनिष्ठ हुआ। ये भी 3 से विभाजित हो रहा है, ये भी 3 से विभाजित हो रहा है, ये भी उभयनिष्ठ हुआ। इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 है, तो ये उभयनिष्ठ नहीं हुआ, इसको नहीं लेंगे। ये 6 है, इसमें भी 6, ये भी विभाजित हो रहा है 6 से भी। तो हम लोगों ने देखा कि 6 किससे किससे विभाजित हो रहा है, 6 और 12 किससे किससे विभाजित हो रहे हैं, 6 और 12 दोनों किससे किससे विभाजित हो रहे हैं, ताकि दोनों में आ रहे हैं, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। अब इनमें से कौन सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि दोनों को विभाजित कर दे रहा है। 1 है, 1 से भी बड़ा 2 है, 2 से भी बड़ा 3 है, 3 से भी बड़ा 6 है। तो 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर देगा। तो बड़ी से सामान्य यही होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन सभी संख्याओं को, दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे। तो 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6 और 12 को विभाजित करेगी। इससे बड़ी कोई और संख्या नहीं हो सकती जो 6 और 12 को विभाजित कर दे। इससे छोटी बहुत सारी संख्याएं होंगी, जैसे हमने यहाँ पे देखा 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो इसलिए ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसके के लिए है, आपका जो उत्तर आएगा, आपका जो उत्तर आएगा वही क्या कहेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। और अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से लेंगे तो क्या लेंगे, छोटी घात लेंगे। क्या लेंगे आप, छोटी घात। अभाज्य गुणनखंड विधि से छोटी घात लेंगे, और जो आपका उत्तर आएगा वो क्या कहेगा, बड़ी से बड़ी संख्या है, कि मैं वह बड़ी से बड़ी संख्या हूँ जो 6 और 12 को क्या कर दे रही हूँ, विभाजित कर दे रही हूँ। ये तो बात हुई आपका अभाज्य गुणनखंड के मस के लिए। अब आपका लस क्या कहता है, अगर देखिए पहले, अगर नहीं समझ में आया होगा फिर से एक बार रिवीजन। 6 और 12 का हमने गुणनखंड किया तो 1 2 3 6 मिले, ये इसमें भी 1 2 3 4 6 12 मिले। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला और 6 मिला। इसमें भी 4 नहीं है, इसमें 4 नहीं, इसमें 4 है, इसमें 12 नहीं, इसमें 12 है, तो उभयनिष्ठ नहीं मिला। तो वह संख्या दोनों से कटनी चाहिए, दोनों संख्याएं उस संख्या से कटनी चाहिए। तो कौन कौन मिला, 1 2 3 6। अब 1 2 3 6 में कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को विभाजित करेगी, 6। कौन है, 6। तो इसी प्रकार अब हम लोग गुणा में देखते हैं। तो भाई गुणा में क्या कहता है, आपको समझ में आना चाहिए भाई आप लोगों को। जैसे गुणा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, अब हम लोग 6 का गुणा करेंगे तो 6 12 18 24 30 36 डॉट 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 इसी प्रकार जाएंगे। 12 का भी गुणा करेंगे तो 12 24 36 48 60 डॉट डॉट जाएंगे हम लोग। तो ये रहा 6 का गुणा और ये रहा 12 का गुणा। अब लोवेस्ट मतलब छोटी से छोटी, लोवेस्ट मतलब छोटी से छोटी। तो छोटी से छोटी संख्या वह कौन सी है, लोवेस्ट मतलब छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। अब छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी के गुणा में आए, जो इन सभी के गुणा में आए। छोटी से छोटी संख्या और मल्टीपल मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, गुणा। यानी 6 और 12 के गुणा में बहुत सारी संख्याएं आ रही है और जो दोनों में उभयनिष्ठ भी हो। तो 6 और 12 के गुणा में कौन कौन आ रहा है, 12 भी आ रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ है। 24 भी आ रहा है,
और 36 भी आ रहा है। और 6 और 12 के गुणा में कौन कौन आ रहे हैं, के गुणा में कौन कौन आ रहे हैं भाई, हम लोग मिलाकर ऐसे लिख दे रहे हैं। 6 और 12 के दोनों के गुणा में कौन कौन आ रहे हैं। तो पहली बात तो 12 आ रहा है, उसके बाद 24 आ रहा है, उसके बाद 36 आ रहा है, और आगे आपका 48 भी आएगा, 48 भी आएगा। इसी प्रकार डॉट 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 डॉट। यानी अब अम्मा सा क्या कहता है, छोटी से छोटी संख्या आनी चाहिए दोनों में, वह ऐसी संख्या जो छोटी से छोटी संख्या और दोनों के गुणा में आया हो। अब 6 और 12 दोनों के गुणा में वह छोटी से छोटी संख्या कौन आई है, एक भी नहीं आया। 6 का 6 होगा, 12 का 12 होगा, ये भी नहीं है, एक भी नहीं है। 6 और फिर से एक बार 6 और 12 के गुणा में वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो दोनों में आई है। 6 और 12 के गुणा में वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो दोनों में आई है, वह है 12, वह है 12। इससे और बड़ी संख्याएं हैं, 24 भी दोनों में आया है, 36 भी दोनों में आया है, 48 भी दोनों में आया है, लेकिन वो होंगी नहीं। तो इस प्रकार 6 और 12 का मसा क्या हो जाएगा, 12। 6 और 12 का मसा क्या हो जाएगा, 12। आपका उत्तर यही कहता है। उत्तर क्या कहता है, मैं वह छोटी से छोटी संख्या हूँ जो दोनों के गुणा में आई हूँ। या आपको कभी बहुत ही अच्छा बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आपसे यहाँ के बनता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन दी हुई संख्याओं से विभाजित है, या वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इनसे विभाजित करने पर शेषफल आपको 5, 7 ऐसे मिलते हैं। तो उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। पहले यहाँ पर समझ लेते हैं लसा आपका कहता क्या है। तो भाई तो 12 छोटी छोटी संख्या हो गई। उत्तर आपका क्या कहता है, 12 यानी छोटी छोटी संख्या। लेकिन आपको जब घात के रूप में लिखना होगा तो क्या लिखे हम लोगों ने घात के रूप में, सबसे बड़ी घात। क्या लिखे हैं, ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी घात। तो घात में आपको उभयनिष्ठ रहना चाहिए, लेकिन क्या रहनी चाहिए, बड़ी घात। यहाँ पर उभयनिष्ठ बड़ी घात और यहाँ पर उभयनिष्ठ छोटी घात और यहाँ पर उभयनिष्ठ बड़ी घात। आप लोगों को ये बात आसान हो, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और यही है आपका लसा और मसा। और आप लोगों को लेकिन पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। हमने आपको उत्तर के बारे में भी बता दिया कि आपका लसा का उत्तर क्या कहता है और उसकी घात क्या कहती है। लसा का उत्तर क्या कहता है भाई, मैं वह छोटी छोटी संख्या हूँ जो इन दोनों के गुणा में आई हूँ। और मसा क्या कहता है, मैं वह बड़ी से बड़ी संख्या हूँ जो इन संख्याओं को विभाजित करूँगी। तो लेकिन अब मसा का घात क्या कहता है, मैं वह उभयनिष्ठ छोटी घात। और लसा का घात क्या करता है, उभयनिष्ठ बड़ी घात। यहाँ पर आप लोगों को बड़ी घात लिखना है, बड़ी घात। देखिए जब आप घात के बारे में जाएंगे तो लोवेस्ट मतलब हाईएस्ट में जाएंगे, और जब घात के बारे में हाईएस्ट जाएंगे तो लोवेस्ट आ जाएंगे। लेकिन आपका उत्तर हाईएस्ट है तो हाईएस्ट ही रहेगा, लोवेस्ट है तो लोवेस्ट ही रहेगा। तो इस प्रकार हम लोग लसा मसा देख लिए 6 और 12 का। आपका पहला उदाहरण, अब हम लोग एनसीईआरटी का पहला उदाहरण लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। 6 और 20 का लसा निकालते हैं। किसका निकालते हैं, 6 और 20 का लसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। 6 और 20 का लसा तथा मसा, लसा तथा मसा, या सॉरी पहले मसा लिख दीजिए फिर लसा निकालिए, बात एक ही हुई। मसा तथा लसा किससे ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो भाई 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3। 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5। अब हम लोग प्रत्येक दी हुई संख्याओं को घात के रूप में बनाएंगे। इतना हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इसके बाद क्या करना है, उनकी घातों के रूप में बनाना है। किनकी घातों के रूप में, अब चलिए यहाँ पर बनाएंगे 2 घात 1 इंटू 3 कितनी बार आया है, 1 बार, 3 घात 1। यहाँ पर इसकी घात के रूप में बनाएंगे 2 कितनी बार आया है, 2 बार, गुणे 5 कितनी बार आया है, 1 बार। पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा कहना है। अगर आपको कुछ नहीं कह रहा है कि आप लसा मसा ज्ञात कीजिए
तो तब भी आप अभाज्य गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करेंगे। कक्षा 10वीं में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि से लसमस ज्ञात करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड, 20 का अभाज्य गुणनखंड घातों के रूप में बना दिए। अब आपका मसा क्या कह रहा है? मसा कह रहा है प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। अब प्रत्येक उभयनिष्ठ ये भी कह रहा है, ये भी वही कह रहा है, लसा भी। अब दोनों में उभयनिष्ठ होने चाहिए, पता है कि नहीं? अब दोनों में कुछ संख्याएं आप देख रहे होंगे, 6 में भी नहीं है और 12 में भी नहीं, 6 में भी नहीं और 20 में भी नहीं है। तो हम लोग उसको उभयनिष्ठ बनाने के लिए, ये अलग से पॉइंट है, उभयनिष्ठ बनाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट। उभयनिष्ठ बनाने के लिए जो नहीं मिल रहा है उसको उभयनिष्ठ घात के रूप में बनाने के लिए, उभयनिष्ठ बनाने के लिए जो संख्या नहीं मिल रही होगी, जो संख्या नहीं मिल रही होगी जो संख्या नहीं मिल रही होगी उनकी घात के रूप में, जो संख्या नहीं मिल रही होगी उसकी संख्या की, उस संख्या की घात में शून्य लगा देते हैं, उस संख्या की घात में शून्य लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि किसी भी संख्या के घात के 0 का मान क्या होता है? 1 होता है, सिवाय 0 को छोड़कर। तो देख यहाँ पर हम लोग किसी भी संख्या जो नहीं मिल रही होगी उस संख्या के घात में क्या लगा देंगे? शून्य लगा देंगे। जैसे हम लोग जानते हैं, ये वाला हम लोग आपको मिटा दे रहे हैं, ये नहीं आपको अब काम देगा, आपको सिर्फ यही काम देगी घात, और ये जो लिखा गया है यही आपको काम देगा। जैसे हम लोग यहाँ पर कोई भी संख्या आपको दे दी है, 2 घाते 0, 2 घाते 0 का मान क्या होता है? 1, 3 घाते 0 का मान क्या होता है? 1, -1 घाते 0 का मान क्या होता है? 1। ये सब आकार से रहा है, ये घातांक नियम होता है। 2 घाते 0 है तो 2 घाते 1, 1 में से 1 गया 0। अब ये बन जाएगा किस रूप में? 1 घाते m माइनस n, कहता क्या है? 1 घाते m बटे 1 घाते n। तो ये क्या हो जाएगा? 2 घाते 1 बटा 2 घाते 1, और 2 घाते 1 का मान 2, 2 घाते 1 का मान 2, कट जाएगा, कितना जाएगा? 1। इसलिए किसी भी संख्या घात के 0 का मान क्या होता है? 1। अब बात आई माइनस वाला भी देख लीजिएगा आप लोग, यहीं पे -1 है, उसके घात में क्या है? 0, उसके घात में क्या है? 0। अब इसका कैसे है? -1, 1 -1। आप यहाँ पर समान संख्या को घटाने पर, समान संख्या को अगर हम लोग 2 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। 3 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर चाहे जो आप लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हमने 1 कर दिया, 2 से कर दे रहे हैं, 2 - 2। अब फिर से बन गया 1 घाते m माइनस n, तो 1 घाते m बटे 1 घाते n, तो ये क्या हो जाएगा? -1 घाते 2 बटे -1 घाते 2। अब -1 घाते 2 का मान 1 और -1 घाते 2 का मान 1, कट जाएगा, कितना जाएगा? 1। अगर कोई लोग सोच रहे होंगे 1 ही लिखिए, क्योंकि ये घाते माइनस में है, उसका घात हो जाएगा तो प्लस में नहीं होगा, माइनस ही रहेगा, वो भी देख लेते हैं। ये किसके रूप में है? -1 घाते 1 -1 के रहे। अब वही -1 घाते 1 बटे -1 घाते 1, तो इसका क्या मान आ जाएगा? -1 बटे -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा? 1 उत्तर आ जाएगा। सिवाय शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या घात के 0 का मान क्या होता है? 1। ये आपको काम देगा उभयनिष्ठ बनाने के लिए। जो संख्या नहीं मिल रही होगी उस संख्या की घात में क्या लगाएंगे? शून्य लगाएंगे। आपको इसमें और इसमें कौन संख्या नहीं मिलेगी? जो इसमें है 5, इसमें नहीं मिल रहा है, तो हम गुणे 5 के घाते क्या लगाएंगे? गुणे 5 के घाते क्या लगाएंगे? 0। ये हो गया। अब देखिए 5 इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया। अच्छा, इसमें और कोई संख्या नहीं मिल रही है, वो क्या है? 3। और जो जिसमें संख्या नहीं मिलेगी उसमें हम उस संख्या की घात में क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। ये आप
जानते रहिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और समझ में भी आपको आएगा। अब यहाँ पर आपको उभयनिष्ठ भी मिल गया, अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में हमने भी सजा दिया। अब आप लोगों को करना क्या है, म स निकालना है। म स किसका निकालना है, 6 और 20 का, 6 और 20 का। वही क्रियाक्रम उभयनिष्ठ भी बना दिए हम लोगों ने, अभाज्य गुणनखंड किए ही हैं कि सबसे छोटी घात की। अब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी घात लीजिए, 2 घाते 1 गुणे, इसमें सबसे छोटी घात 3 घाते 1 में और 3 घाते 0 में सबसे छोटी घात कौन है भाई, कौन है, 3 घाते 0 गुणे 5 घाते 1 में 5 घाते 0 में सबसे छोटी घात कौन है, 5 घाते 0। अब किसी भी संख्या घात के मान का क्या आएगा, 0, सिवाय 0 को छोड़कर, तो 2 घाते 1 का मान क्या हो जाएगा, 2। इस प्रकार आपका 6 और 20 का म स क्या निकला, 2। और इसी प्रकार हम इसका ल स निकाल लेते हैं। 6 और 20 का ल स क्या होता है, सब प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की हम लोगों ने, उभयनिष्ठ नहीं था, हम लोगों ने बनाया कैसे, घात के क्या लगाकर, शून्य लगाकर। तो क्या घात के शून्य लगा, लेकिन अब म स हम क्या लेंगे, सबसे बड़ी घात लेंगे। क्या लेंगे, सबसे बड़ी घात। अब 2 घाते 1 में 2 घाते 2 में सबसे बड़ी घात कौन है, 2 घाते 2 गुणे 5 घाते 1 में 5 घाते 0 में सबसे बड़ी घात कौन है, 5 घाते 1 गुणे 3 घाते 0 में 3 घाते 1 में सबसे बड़ी घात कौन है, 3 घाते 1। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 पंचे 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60। इसका ल से कितना आ जाएगा, 60, और म से कितना आ जाएगा, 2। इस प्रकार आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से ल स और म स हो जाएगा। आप चाहे 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी रही होंगी, उनका भी बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो एक हम लोग और देख ले रहे हैं, 2 संख्याओं से ज़्यादा जब दी रही होंगी आपको, तो उसका कैसे निकालते हैं। जब आपको 2 संख्याओं से ज़्यादा दी रही होंगी, तो उनका ल स और म स कैसे निकालते हैं। हाँ, एक बात और देख लीजिए, इसका उत्तर क्या कह रहा है, 6 और 20, मतलब 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों के गुणनखंड में आ रहा है, पता है कि नहीं। और यह 60 क्या कह रहा है, 60 कह रहा है मैं वह छोटी से छोटी संख्या हूँ जो इन दोनों के गुणा में आ रही हूँ। समझ में आया। और लेकिन घात में हम लोगों ने क्या लिया, घात में सबसे बड़ी घात लिया इसमें, और इसमें क्या लिया, सबसे छोटी घात। लेकिन उत्तर क्या कह रहा है वो आप लोग समझिएगा। ये आपको बहुत ही 3 चीज़ें हैं, एक ये और एक ये और एक ये, यही 3 चीज़ें आपको यहीं अभाज्य गुणनखंड में काम देगी। और आपको ये और ये 1 2 3 4 5, आपको यही 5 चीज़ आते रहा होगा, तो आप आसानी से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब अगला हम लोग ले ले रहे हैं, एक उदाहरण ले ले रहे हैं, आपकी किताब का ही प्रश्नावली में होगा। 8 9 25 का ल स तथा म स ज्ञात कीजिए। अब किससे ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे ज्ञात करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि से। 8 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको ल स और म स ज्ञात करना है। अब हम लोग वही फिर से एक अपना क्रियाकलाप करेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे। 8 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हमने, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसकी घात के रूप में बना देंगे, 2 घाते 3, ये हो जाएगा आपका। और इसी प्रकार 9 का लिखेंगे, 3 गुणे 3, तो इसकी घात के रूप में बनाएंगे, क्या हो जाएगा, 3 घाते 2 हो जाएगा। अगला हम लोग लिखेंगे 25, इसको लिखेंगे तो 5 गुणे 5, इसकी घात के रूप में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 घाते 2। हम लोगों ने सर्वप्रथम हमको दी गई थी 8 9 25 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और हम लोगों ने उसकी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखकर उसकी घात के रूप में भी प्रत्येक संख्या को बना दिया। अब बात उठती है कि इसमें क्या आपका मसा क्या कहता है, प्रत्येक उभयनिष्ठ। क्या कह रहा है, प्रत्येक उभयनिष्ठ। और इसमें कोई उभयनिष्ठ मिल ही नहीं रहा है। आपका मलासा भी वही कहता है, प्रत्येक उभयनिष्ठ। तो हम लोग उभयनिष्ठ बनाने के लिए जो संख्या नहीं मिल रही होगी उस संख्या की घात में क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो इस संख्या में कौन सी संख्या तुमको नहीं मिल रही है भाई,
2 घाते 3 है और यहाँ पर 3 घाते 2 है, 5 घाते 2। इसमें कौन कौन संख्या नहीं मिल रही हुई? 3 नहीं मिल रहा है और 5 नहीं मिल रहा है। और जो संख्या नहीं मिल रही होगी उसके घात क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? उभयनिष्ठ बनाने के लिए लगाएंगे, क्योंकि किसी भी संख्या घात के 0 का मान 1 सिवाय शून्य को छोड़कर, यहाँ पर हमने डिराइव थोड़ा बहुत कर दिया है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर अब 3 घाते 2 है, इसमें कौन कौन नहीं मिला? इसमें 2 नहीं था तो 2 घाते 0, और कौन नहीं था? 5 नहीं था तो 5 घाते 0। अब इसमें 5 बार है, न 2 है न 3 है, तो इसमें भी 2 घाते 0 और 3 घाते 0। आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा ये इधर उधर हो चुका है, तो इसको हम लोग सीरियल वाइज से कर लेते हैं। 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 0 गुणे 5 घाते 0, इसको भी कर लेते हैं। पहले 2 को लिख देते हैं ताकि आपको समझ में भी है। 2 घाते 0 गुणे 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 0। अब इसमें क्या लिख देते हैं? 2 घाते 0 गुणे 3 घाते 0 गुणे 5 घाते 2। अब आप लोग देख रहे होंगे ये क्रम से हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो। अब आपको प्रत्येक उभयनिष्ठ भी मिल गया। क्यों हम लोगों ने बनाया? क्योंकि हमें उभयनिष्ठ संख्या जाननी है, तभी हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से आएगा, अन्यथा आपका गलती हो जाएगा। आप लोग डायरेक्टली एक उत्तर आएगा, लेकिन डायरेक्टली एक यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, पता है कि नहीं? एक क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि एक न तो भाज्य नहीं अभाज्य, और हमारा आप देखिए कथन सही हो गया है। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात के रूप में हमने लिख दिया कि नहीं? और प्रत्येक संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में है कि नहीं? हाँ है। अगर यहीं पर हम 2 घाते 0 दें 1 लिख देते तो हमारा उत्तर क्या हो जाता? गलत हो जाता है, क्योंकि 1 और न अभाज्य नहीं भाज्य, और अपने को चाहिए का इधर पूरा का पूरा अभाज्य ही संख्या चाहिए। तो अब म से आइए देखते हैं इसका क्या होता है। म से किसका? 8 9 25 का म से। अब 8 9 25 का म से अब उभयनिष्ठ लेना है और अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात भी रहनी है। उभयनिष्ठ भी रहे और सबसे छोटी घात भी रहे, तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 घाते 0 2 घाते 0 2 घाते 3, इन तीनों में कौन सी संख्या सबसे छोटी है? 2 घाते 0 2 घाते 0। उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात लेना है। सबसे छोटी घात किसका है? 2 घाते 0 का गुणे। अब अगली संख्या लेंगे, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य ना 2 हो गया। अब तीसरी उभयनिष्ठ के लिए चलेंगे। 3 घाते 0 3 घाते 2 3 घाते 0 में कौन सबसे उभयनिष्ठ है और कौन सी सबसे छोटी घात है? 3 घाते 0 की गुणे। अब 5 घाते 2 5 घाते 0 5 घाते 0 में ये भी तो उभयनिष्ठ ही है। इसमें सबसे छोटी घात कौन है? 0 है कि 2 है? तो कौन है? 5 घाते 0। अब इसका उत्तर हम लोगों का क्या हो जाएगा? 2 घाते 0 का मान 1 3 घाते 0 का मान 1 5 घाते 0 का मान 1, तो सबका उत्तर कितना आ जाएगा? 1। आप लोगों का 8 9 25 का म से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ से 2 घाते 3 3 घाते 2 5 घाते 1 कोई नहीं मिला तो म से कितना हो जाएगा? 1। ये आपका सरासर गलती है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान देकर उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बनाएंगे और अच्छे से करेंगे। आपका यही नियम कहता है और ऐसे ही होता है। आपको 1 नहीं लिखना है डायरेक्टली यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पर डायरेक्टली 1 नहीं लिखना है। अब अगला हम लोग लसा भी निकाल लेते हैं इस संख्या का। 8 9 25, तो लसा में क्या रहेगा? बड़ी घात। 2 घाते 0 2 घाते में कौन बड़ी है? 2 घाते 3। अब इसमें कौन बड़ा है? 3 घाते 2। अब इसमें कौन बड़ा है? 5 घाते 2। तो इसका जब निकालेंगे तो 8 9 72 72 पंचे 360 360 पंचे 72 पंचे 360 और 360 पंचे कितना हो जाएगा आपका? 0 6 पंचे 30 15 3 1800। आपका कितना आ जाएगा? 1800। इस प्रकार आपका 8 9 25 का म से 1 और ल से कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से बड़े ध्यान से करिएगा। अब देखिए आपका उत्तर क्या कह रहा है। उत्तर कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या। म से में बड़ी से बड़ी संख्या
मैं वह बड़ी से बड़ी संख्या हूँ जो इन सभी को क्या कर दूंगी, विभाजित कर दूंगी। ये आपका एक कह रहा है, यानी वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8, 9, 25 को विभाजित कर देगी, एक। वह एक क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 8, 9, 25 को विभाजित कर देगी। अब आपका लसा का उत्तर क्या कह रहा है, 1800। 1800 यानी मैं क्या कह रहा है, मैं वह छोटी से छोटी संख्या हूँ, मैं वह छोटी से छोटी संख्या हूँ जो इन सभी के गुणा में आ रही हूँ, जो इन सभी के गुणा में आ रही हूँ। नहीं तो इन सभी के गुणा में और संख्याएं भी आएंगी, लेकिन ये कह रहा है वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 8, 9 और 25 से विभाजित होगी। तो वह कौन सी छोटी छोटी संख्या है, 1800। 1800 ऐसी छोटी छोटी संख्या है जो 8, 9 और 25 से विभाजित होगी। और लेकिन इसका घात क्या कह रहा है, बड़ी घात। घात क्या कह रहा है, उभयनिष्ठ बड़ी घात, और इसका क्या कह रहा है, उभयनिष्ठ छोटी घात। तो आपको ये दोनों बहुत ही अच्छे रहें और यही आपको 5 टर्म याद करना है, 1, 2, 3, 4 और ये कोई है। जब उभयनिष्ठ नहीं रहेगा तो हम उसके उभयनिष्ठ संख्याओं को बनाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर आप लोग गलती मत कीजिएगा कि आपको कोई उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है तो उसको क्या लिख देंगे, डायरेक्टली लिख देंगे। यहाँ पर 2 हो गए तो इसका 2 घाते 3, 3 घाते 2, 5 घाते 2। कोई नहीं मिला तो म से क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ पर भी गुणे 1, गुणे 1, गुणे 1। अब उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, 1। लेकिन आप लोग हमें बताइए क्या 1 अभाज्य है, नहीं। तो आपका उत्तर आएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। यहाँ से आपका 1 नंबर कट जाएगा। लेकिन यहीं पर हम 1 को कुछ अपने विधि से यहाँ पर घात के 0 लगा दिए, यहाँ पर भी घात के 0 लगा दिए, यहाँ पर भी घात के 0 लगा दिए। वो हमारा अभाज्य है, 3 अभाज्य है, उसके गुणनखंड के रूप में लिखे हैं। आपकी घात कुछ भी संख्या हो गई है यहाँ पर, तो उससे लेन देन नहीं है भाई। तो आई होप आपको आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं अब अगली प्रश्नावली, अगली सवाल से। इस वीडियो में इतना ही। तो आप लोगों को यहाँ से समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।